BSc third year Inorganic Chemistry Part 1 Topic वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जब आप सिलेबस में देखेंगे तो उसमें लिखा होगा लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बट पेपर आपका यह ऑब्जेक्टिव है तो इस वजह से इस बात के चांसेस हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएं। अच्छा, आते भी हैं, पहले पूछे भी गए हैं, तो इसलिए जो है इसको करना है। देखिए, दिस थ्योरी was given by पॉलिंग, अमेरिकन केमिस्ट, बहुत बड़े केमिस्ट हैं रहे हैं पॉलिंग, इन 1931। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसके पहले बेटर होगा कि आप इसके पार्ट 1 को पढ़ें, और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर रखा है, तो आप वहाँ पर जाएं और इसके पार्ट 1 को पढ़ें। बेसिकली BSc थर्ड ईयर न्यू सेशन की ये सेकंड क्लास है। अच्छा, फिर देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम VBT भी कहते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल एंड magnetic behavior of complex compounds and ions are discussed। जिन जिन चीज़ों पे हमें फोकस करना है, ठीक है, जैसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये थ्योरी किसने दी थी। दूसरी चीज़ पूछा जा सकता है कि इससे हम क्या निकाल सकते हैं। अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन से। तो एक तरह से हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री और शेप एक ही बात, उसकी ज्यामिति या आकृति उसकी, और ये बॉन्ड एंगल, बंद कोण, मैग्नेटिक बिहेवियर, जो चुंबकीय गुण होते हैं कंपाउंड्स के भी और आयंस के भी, ये जो है डिस्कस्ड किए जाते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। अच्छा, फिर देखिए टाइप ऑफ देखिए, इसी में पास्टुलेट्स भी आपके चलते चलेंगे। अगर पेपर ऑब्जेक्टिव है तो उसमें हमें ऑब्जेक्टिव लेवल से तैयार करना है। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल decides geometry of complex। तो हमको पहला काम क्या करना होगा कि हमको ज्योमेट्री निकालनी होगी। हाइब्रिडाइजेशन हमको पहले पता करना होगा, और हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है,
सेंट्रल एटम का होता है। फिर देखिए नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल एंड ligand is कोऑर्डिनेट। ठीक है, जो बॉन्ड बनता है सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे बनता है, ये इसमें लिगेंड जो होता है, लिगेंड वो होता है डोनर और मेटल होता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। लिगेंड डोनर होता है और मेटल एक्सेप्टर होता है। ठीक है, लिगेंड डोनर और मेटल एक्सेप्टर। देखिए ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन को दे रहा है और मेटल उसको एक्सेप्ट कर रहा है। अच्छा, अगली बात अगर मैं इसमें बताऊं, अगली बात ये है कि द कोऑर्डिनेट, अच्छा कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवेलेंट का ही एक फॉर्म है। कोवेलेंट में इक्वल शेयरिंग होती है, बराबरी का साझा होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अनइक्वल शेयरिंग होती है, असमान साझा होता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड is formed by overlapping between filled orbital of ligand and empty orbital of सेंट्रल मेटल। भरा हुआ ऑर्बिटल किसका होगा? लिगेंड का होगा। देखो ये हो गया भरा हुआ ऑर्बिटल लिगेंड का, और ये होगा खाली ऑर्बिटल मेटल का। ये भरा हुआ ऑर्बिटल है लिगेंड का और ये खाली ऑर्बिटल है मेटल का। इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी तब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। अच्छा, बिफोर द ओवरलैपिंग orbitals of central metal undergo the process of हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होती है। इस ओवरलैपिंग के ठीक पहले जो सेंट्रल मेटल के ऑर्बिटल्स हैं वो
एक प्रोसेस से गुजरते हैं जिसमें ऑर्बिटल्स की शेप और उनकी एनर्जी इक्वल हो जाती है। जब तक शेप और एनर्जी इक्वल नहीं होगी तब तक हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो ये प्रोसेस हमारा होता है, प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब जो अगले आपको जो मैं चार्ट बताने जा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन उसी चार्ट से निकलेंगे, लेकिन कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस में आपसे इन जो पोस्टुलेट्स हैं इस थ्योरी के, इनके बारे में भी कुछ पूछ सकता है, तो आप उसको, इसीलिए मैं ये पॉइंट आपको बता रहा हूँ। अब आप देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल, मतलब मेटल से कितने लीगेंड जुड़े हुए हैं, नंबर ऑफ लीगेंड्स डायरेक्टली अटैच्ड विथ सेंट्रल मेटल, तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर है मेटल का। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल हाइब्रिडाइजेशन और उसकी ज्योमेट्री। तो देखिए, पहले नंबर पे हमने लिखा कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 2, देखिए 2 से कम कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं हो सकता है, तो 2 मिनिमम है। तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp हाइब्रिडाइजेशन, और ज्योमेट्री होती है लीनियर। देखिए ऐसे बन जाएगा मेटल, ये लीगेंड। देखिए ये जो बॉन्ड एंगल है ये इसमें होगा 180 डिग्री, ये पहला हुआ। दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर 3, देखिए 2 हैं तो 2 ऑर्बिटल हो गए, एक s हो गया एक p हो गया। 3 है तो 3 ऑर्बिटल हो गए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। उसमें जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ट्रायगोनल प्लेनर। ट्रायगोनल मतलब त्रिभुज, ट्रायंगल। तो ये ऐसे बनेगा यूं। असल में देखो शेप तो यूं बनेगी, यूं। ये मेटल है और ये लिगेंड है। और देखिए बॉन्ड आपको मालूम होना चाहिए कि बॉन्ड ये ऐसे बनते हैं कोऑर्डिनेट, लेकिन वो हर जगह मैं बनाऊंगा नहीं, मैं लाइन ही सिर्फ दिखाऊंगा। ठीक है, ये लिगेंड इसको डोनेट करेगा। ये तीनों इस एंगल में होंगे, और ये देखिए आपका होगा बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। अच्छा, लेकिन इसको हम लोग जैसे ट्राइंगल कहाँ बना, तो भैया देखो ट्राइंगल यहाँ बना कि जब आप इसको यहाँ से मिलाओगे, ये देखिए ट्राइंगल बनेगा कि नहीं। अगर आप इस शेप को नाम देना चाहो, इसको कोई नाम नहीं दे पाओगे। रियल कॉम्प्लेक्स ऐसा है, लेकिन उसको फाइनल नेम देने के लिए इनको जब हम मिलाएंगे देन वी ऑब्टेन ट्राइंगल। दिस इज वाई ट्राइगोनल प्लेनर टर्म इज यूज्ड। ये हमारा हुआ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यही चार्ट जो बन रहा है ना, इसी से सब क्वेश्चन सॉल्व होंगे, चाहे वो ज्योमेट्री पूछे, शेप पूछे, हाइब्रिडाइजेशन पूछे, बॉन्ड एंगल, मैग्नेटिक बिहेवियर, सब इन्हीं के बाद निकलता है। तो देखिए फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे आया कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3। अच्छा, ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। तो कैसे बनेगी शेप, देखिए ये मेटल है, ये लिगेंड,
ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड। देखिए ये जो ऊपर वाली डंडी है ये है। अब आप देखिए, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ट्राइपॉड जैसे होता है, 3 नीचे स्टैंड लगे हुए हैं, ऊपर झंडा लगा हुआ है। इस जगह पर मेटल है, एक लिगेंड यहाँ पर, एक लिगेंड यहाँ पर, एक लिगेंड यहाँ पर, एक लिगेंड यहाँ पर। ये हमारा ऐसे बनता है इसका शेप। इसका एंगल आपको याद रखना पड़ेगा, 109 डिग्री 28 मिनट। और कभी कभी अगर स्ट्रिक्टली हम देखें तो इसको कभी कभी ये भी लिख देते हैं 109.5 डिग्री। 0.5 डिग्री, हाफ डिग्री, आधा डिग्री। 1 डिग्री में होता है 60 मिनट, तो आधे डिग्री में होगा 30 मिनट। 28 मिनट और 30 मिनट एक ही बात है। इन दोनों में से कोई भी एंगल ले लेते हैं। ज़्यादातर ये एंगल यूज़ होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ज्योमेट्री। कैसी हो गई? टेट्राहेड्रल। लेकिन एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और भी होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक हाइब्रिडाइजेशन DSP2 भी होता है। देखिए इसमें भी 4 हैं, एक D है, एक S है और 2 P है। 4 हो गए, 1, 1 और 2, 4 हो गए। इसमें जो ज्योमेट्री हमारी होगी वो होगी स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। मैं इधर बना रहा हूँ स्क्वायर प्लेनर, ध्यान से देखना कि ज्योमेट्री इधर बना रहा हूँ। ये सरल है, एक आप स्क्वायर बना लो। ये देखो मेटल, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड। हाँ, रियल में जो इसकी शेप होती है ना, इतनी होती है बस, ये होती है शेप रियल में। मेटल, लिगेंड, 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 लिगेंड। इसका कोई नाम नहीं है। और नाम देने के लिए हम क्या करेंगे कि इनको चारों इनको मिला देंगे, इनको मिला देंगे तो ये हमको मिल जाएगा, नाम मिल जाएगा इसका। इसका नाम क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर। और आप देख सकते हो ये बॉन्ड जो होगा कितने डिग्री, पूरा सर्किल होता है 360 डिग्री। 4 से डिवाइड कर दोगे तो ये 90 डिग्री का यहाँ पर आपको बॉन्ड एंगल मिलेगा। बॉन्ड एंगल मिलेगा 90 डिग्री। तो एक देखिए मेन खेल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में चलता है। यहाँ मामला फंसता है SP3 होगा कि DSP2 होगा। एक आपके सामने ये चैलेंज रहेगा, SP3 और DSP2। तो एक खेल ध्यान रखना, एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा लेना, SP3 और DSP2। ये हमारा हुआ चौका, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो अब आते हैं नंबर 5 पे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में SP3 D2 हाइब्रिडाइजेशन। SP3 D2 हाइब्रिडाइजेशन 1 3 4 2 6, 1S 3P 2D, टोटल 6। ठीक है, ये है कुदरत का छक्का, सिक्सर। और यहाँ पर ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में कोने तो होते हैं, कॉर्नर तो होते हैं 6, फिर भी नाम होता है ऑक्टाहेड्रल क्योंकि उनमें टोटल 8 फेसेस होते हैं। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल बनाने का तरीका देखिए। एक ये बनाया हमने स्क्वायर, यहाँ पर रखा मेटल, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड। देखिए यहाँ बॉन्ड एंगल आया 90 डिग्री। 90 डिग्री के 4 एंगल इसी प्लेन पे बन रहे हैं।
प्लेन ऐसे मान लीजिए आप हथेली रखिए, एक डंडी ऐसे ऊपर जा रही है, एक पॉइंट यहाँ रखा है, एक पॉइंट ऐसे ही यहाँ नीचे रखा है। हथेली ये है स्क्वायर, बीचों बीच सेंटर से एक डंडी ऊपर की तरफ, एक डंडी नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ पर ये लीगेंड हुआ, एक ये लीगेंड हुआ। तो इसमें दो तरह के एंगल बनते हैं। ये वाले जो बनते हैं ये होते हैं इक्वेटोरियल, और ऊपर नीचे वाले होते हैं एक्सियल, वो भी 90 डिग्री के होते हैं। मतलब अगर इसमें बॉन्ड एंगल पूछें, देखिए 90 डिग्री के बनेंगे 4 एंगल, और ये हमारे कहलाएंगे इक्वेटोरियल। ये वाले 4, ये एक ही प्लेन में इक्वेटोरियल, हिंदी नहीं मालूम मुझको, ऊपर नीचे एक्सियल। भाई ये प्लेन से अगर ये डंडी लगी होगी तो प्लेन से इस डंडी का एंगल 90 डिग्री तो होगा। ये होते हैं एक्सियल, ये अक्षीय हो गए। टोटल मिला के जो बनते हैं वो बनते हैं 6 एंगल, और 6 के 6 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा हुआ। और एक लास्ट में बचा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में ये थ्योरी फेल होती है। ये इसकी एक ड्रॉबैक भी है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, फिर से यहाँ पर एक हाइब्रिडाइजेशन होती है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक sp3d2 और एक D2sp3। तो यहाँ पर हमारा हुआ इसकी जो ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री दोनों में सेम है, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री दोनों में सेम है, वो ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिर से एक बार ये हुआ। तो देखिए एक बात आपको जो बात विशेष है वो है कि ज़्यादातर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का खेल है। इसमें एक है sp3, इसको कहते हैं आउटर कॉम्प्लेक्स, और एक होता है dsp2, इसको कहते हैं इनर कॉम्प्लेक्स। जो D से शुरू होगा वो इनर, ठीक है, और जो S से शुरू होगा वो आउटर। याद कर लो इसको, जो D से शुरू होगा इनर, और जो S से शुरू होगा वो आउटर। तो दो इसमें केसेस होते हैं। और ऐसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6, sp3d2, ये कहलाता है आउटर कॉम्प्लेक्स, और D2sp3 इनर कॉम्प्लेक्स। आराम से इसको आप समझ के करोगे। यानी नेचर को, मदर नेचर को बड़ा पसंद है, उसको भी चौके छक्के पसंद है, वो भी क्रिकेट की शौकीन है। मदर नेचर, प्रकृति माँ, नेचर जिन्होंने सब कुछ क्रिएट किया। तो वहाँ पर हमारे लिए क्या है कि देखिए चौके और छक्के। अक्सर कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है अक्सर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ चौके छक्के पसंद है। चौके में भी 2 केस और छक्के में भी 2 केस। यहाँ पर ज्योमेट्री भी बदल जाती है, लेकिन यहाँ पर दोनों में ज्योमेट्री सेम रहती है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन इसका और इसके मैंने आपको पोस्टुलेट्स बता दिए। अच्छा, एक खेल आप हमेशा समझिएगा कि जो हमारा आउटर कॉम्प्लेक्स और इनर कॉम्प्लेक्स का खेल है,
ये बहुत ख़ास होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको और बता दूँ। और एक इसमें वायलेशन ऑफ हुंड रूल। हुंड रूल का वायलेशन कब होता है, तो देखिएगा ध्यान से। देखिए, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, लिगेंड्स दो तरीके के होते हैं, एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स मैं अभी कुछ लिख दे रहा हूँ, बाकी आगे का डिटेल जब मैं इसके आगे बनाऊँगा, जो अगला वीडियो आएगा उसमें CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो उसमें मैं आपको ये डिटेल में बताऊँगा स्ट्रॉन्ग और वीक का खेल। लेकिन फ़िलहाल आपको मैं कुछ यहाँ बता रहा हूँ। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, EN, EDTA, साइनाइड, 5 तो याद ही कर लीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, EN, EDTA, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट आयन, इसका नाम है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। ठीक है, शॉर्ट में इसको EDTA लिखते हैं। ये इथाइलिन डाइअमाइन, ये साइनाइड हो गया। ये जो आप CO देख रहे हो, यह आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है। अमोनिया आप जानते ही हो। तो फिलहाल आप ये 5 अच्छे से याद कर लो। स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो वायलेशन ऑफ हुंड्स रूल। हुंड रूल का वायलेशन कब होगा, जब होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, जब लिगेंड आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, EN, EDTA, CN और भी होते हैं, मैं अभी इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता हूँ, तो हुंड रूल का वायलेशन होता है। अच्छा, अगर वीक लिगेंड होते हैं तो हुंड्स रूल इज स्ट्रिक्टली फॉलोड। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ तो हुंड रूल का वायलेशन होगा, हुंड रूल का उल्लंघन होगा। और अगर वीक लिगेंड होंगे तो हुंड रूल का उल्लंघन नहीं होगा, वो सख्ती से उसका हम पालन करेंगे, सख्ती से। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड का खेल तो समझ गए भाई कि ये आपने 5 याद कर लिए, स्ट्रॉन्ग हो गए। अब वीक क्या होते हैं, इन 5 के अलावा तुम्हें कोई भी दिखे, जैसे OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, H2O, जितने भी तुमको और कोई लिगेंड दिख रहे हैं वो सब वीक की कैटेगरी में चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर स्ट्रॉन्ग हुंड रूल का वायलेशन, अगर वीक तो हुंड रूल स्ट्रिक्टली फॉलोड, सख्ती से पालन करो। अच्छा, अभी पॉइंट ही चल रहे हैं, डिटेल्ड मेरा वीडियो रहता है, डिटेल्ड वीडियो रहता है। ठीक है, श्यामनगर में अगर आप रहते हो तो चूँकि क्लासेस लेट हो रही हैं, BSc थर्ड ईयर की रिज़ल्ट जब निकलेगा उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। और ये आपकी
ऑफलाइन क्लास की सेकंड क्लास है। ठीक है, ऐसे ही मैं क्लास कुछ डालता रहूँगा ताकि हमारे समय का नुकसान ना हो। अच्छा, अब देखिएगा, जैसे वायलेशन ऑफ हुन रूल का मतलब क्या है। वायलेशन ऑफ हुन्स रूल, अब आप समझिएगा। मान लो ये हमारा डी ऑर्बिटल, डी सबशेल है। डी सबशेल में 5 होते हैं, ये 5 बना दिए ऑर्बिटल। यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन है, या मान लीजिए हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो डी में 6 इलेक्ट्रॉन हम कैसे भरेंगे। हुन्स रूल क्या है, एक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। हुन्स कहते हैं, हुंड कहते हैं कि पहले सभी ऑर्बिटल में सेम स्पिन का एक एक इलेक्ट्रॉन भर दो। जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाए तब पेयरिंग शुरू करो। तो देखिए, तब ये पेयरिंग शुरू हुई। अब क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया, अमोनिया। अमोनिया ने इनको घूर के देखा, बोला ऐसे फैल के बैठे हुए हो, चलो खिसक के बैठो। स्ट्रॉन्ग लिगेंड ने इनको धक्का मार के, यहाँ से धक्का मारेगा तो देखिए वायलेशन कैसे होगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का चला डंडा, अगर वीक लिगेंड होता तो यही इसका अरेंजमेंट बना रहता, लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड में होने जा रहा है हुंड रूल का वायलेशन। इन सबको आप समेट के रख दो यहाँ पे, देखो ऐसे। अब ये दोनों इम्पटी हो गए, ये दोनों खाली हो गए। इसी को बोलते हैं वायलेशन ऑफ हुन्स रूल। वायलेशन हो गया, हुंड रूल का उल्लंघन हो गया। ठीक है, ये होता है, मतलब ये आपको करना पड़ेगा। एक पॉइंट और बता दूं, थोड़ी उसमें कसर रह गई थी। आप नोट्स बनाओ ताकि जब क्लासेस शुरू हों तो आप सिलेबस से दूर ना रहो। ठीक है, अब आप देखना जरा कि जो हमारा आउटर कॉम्प्लेक्स, आउटर कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम एस, एस से शुरू हो। जैसे दो हैं इसमें मेन, sp3d2 और sp3, दो हैं। आउटर कॉम्प्लेक्स को कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, दूसरा नाम है इनका, और लगा दे रहे हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और शॉर्ट में एलएस कॉम्प्लेक्स, एलएस कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अभी आपने देखा कि जब इसको खिसका दिया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो गए। देखिए, ये हमारे थे, ये 5 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है। अब अगर ये हमारा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो वो इनको फोर्स करेगा, तो 5 अब ऐसे हो जाएंगे। तो पहले 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही बचा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो स्पिन कम हो गई। स्पिन जो अकेला होता है उसकी स्पिन का कुछ रिजल्ट निकलता है, जो डबल होते हैं वो एक दूसरे की ताकत को ख़त्म कर देते हैं, तो जो अकेला बचता है उसकी ताकत होती। तो आउटर कॉम्प्लेक्स जो होगा हमारा, नहीं तो हाई स्पिन हो गया ना, ये तो हाई स्पिन हो गया, क्योंकि देखिए
देखिए 5 है, ये 5 है, ये हो गया हमारा, इसमें स्पिन ज़्यादा है और जब इसमें लिगेंड ने इनको खिसका दिया तो इसमें स्पिन बची फ्री 1, ठीक है, तो वो हो जाते हैं हमारे लो स्पिन, ये हाई स्पिन है। आउटर कॉम्प्लेक्स होते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, एचएस कॉम्प्लेक्स। एक नाम इनका और भी है, और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा स्पिन होती है ना तो उसको हम स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। दूसरा इनर कॉम्प्लेक्स, इनर कॉम्प्लेक्स में स्टार्टिंग फ्रॉम डी, डी से शुरू होती है, जैसे D2sp3 और DsP2 मेन है, ठीक है। इनका दूसरा नाम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और शॉर्ट में बोलेंगे एलएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एलएस कॉम्प्लेक्स। और इसका एक तीसरा नाम स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। देखिए ये है हाई स्पिन, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, ज़्यादा है। ये है लो स्पिन, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही बचा। ये है स्पिन फ्री, क्योंकि स्पिन बहुत सारी हैं, फ्री है। स्पिन पेयर्ड, क्योंकि जो अनपेयर्ड थे वो पेयर्ड हो गए। तो ये आउटर कॉम्प्लेक्स में सिचुएशन होगी, ये केस बनेगा वीक में और ये बनेगा स्ट्रॉन्ग में। देखिए अब मैंने आपको सारा डिटेल तो बता दिया है, ठीक है। अब मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेके आ रहा हूँ। कौन कौन से एग्जाम्पल लिए जाएं उसको लाता हूँ। अच्छा, एक और पॉइंट आखिरी में देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल लेते हैं। वो है मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब इस टॉपिक पे मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ 4 से 5 क्वेश्चन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 4-5 क्वेश्चन आपको इसमें मिल सकते हैं। देखिए मैग्नेटिक बिहेवियर, तो एक होते हैं हमारे डायामैग्नेटिक substances. These are weakly कमज़ोर, weakly repelled in a strong मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के पास इसको रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इसको रिपेल कर देगा, ठीक है, दूर कर देगा। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उसको रिपेल कर देगा। दीज आर वीकली रिपेल्ड इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में उसको रिपेल कर देगा ना। डी से दूर, डी से डाया दूर हो जाता है। उनकी कंडीशन क्या है? एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 होंगे। एक भी अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है, पेयर्ड है, तो वो डायामैग्नेटिक होंगे। अच्छा, दूसरा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस।
these are weakly attracted in a strong magnetic field। अगर किसी ताकतवर मैग्नेट के पास इसको रखेंगे तो वो मैग्नेट इनको थोड़ा सा मामूली सा आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा ना। P से पास, D से दूर, भूलना मत। P से देखिए पैरामैग्नेटिक, P से पास, डायामैग्नेटिक, D से दूर। याद हो गया पैरा डाया। अच्छा, अगर कोई कभी पूछे आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाय पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो आप लोग बताने लगोगे। सोचिए ज़रा, मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय पैरामैग्नेटिक, तो जो बच्चों की तैयारी अच्छी है वो बताते हैं कि जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, वो उसकी कंडीशन है। प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, एक भी हो सकता है, बहुत भी हो सकते हैं। ये लिखा है E माइनस इलेक्ट्रॉन, ये लिखा है ES माइनस इलेक्ट्रॉन्स। एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हैं, देखिए दो चीज़ें हैं, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक होते क्या है। डायमैग्नेटिक वीकली रिपेल होते हैं, पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्ट होते हैं। हमें कैसे मालूम चलेगा कि कौन डायमैग्नेटिक है कौन पैरामैग्नेटिक है? हम उनका कॉन्फ़िगरेशन करके पता करेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक। तो ये हमारे पास हो गया। अब सारा देखिए डिटेल हो गया, अब सारा डिटेल हो गया, ठीक है। एक वीडियो जो आज का है ये आपकी 1.5 ऑफलाइन क्लास के इक्विवेलेंट है। जितना 1.5 क्लास में मैं पढ़ाता हूँ उतना इस एक वीडियो में होता है। तो ये सेकेंड वीडियो है BSc थर्ड ईयर का। तो देखा जाए तो इसको लगा के अब आपकी 3 क्लासेस ऑफलाइन लेवल की हो चुकी हैं। आपका सिलेबस पीछे नहीं हो रहा है। ऑफलाइन क्लास श्यामनगर में अगर आप स्कॉलर्स एकेडमी में पढ़ते हो या पढ़ने का सोच रहे हो तो आप जैसे ही आपका रिज़ल्ट निकले फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करो और आप मुझको जो है पूछो का क्लास की टाइमिंग क्या है। तो इन्हीं क्लासेस के आगे मैं बढ़ूँगा। अभी तक रिज़ल्ट तो आया नहीं है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि इसको अप्लाई करके हम क्या क्या निकालते हैं, ठीक है। फ्रॉम VBT वी कैन फाइंड आउट। देखिए जो जो चीज़ें हम निकालेंगे वही तो हमसे पूछी जाएंगी। तो देखिए पहला हम जानेंगे हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है। पहला सवाल मैं क्या बनाऊँ कि एक कोई कॉम्प्लेक्स दे दूँ, कोई कंपाउंड दे दूँ और पूछूँ इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp, sp2, sp3 या sp3d2। इस तरीके से पूछा जा सकता है हाइब्रिडाइजेशन। फिर उसके बाद ज्योमेट्री या शेप पूछी जा सकती है। बहुत सवाल पूछे जा सकते हैं। बॉन्ड एंगल पूछा जा सकता है। अच्छा, फिर ये पूछा जा सकता है इनर कॉम्प्लेक्स है कि आउटर कॉम्प्लेक्स है। और इनर आउटर में ये पूछा जा सकता है आपसे कि अगर इनर के साथ ये भी पूछा जा सकता है स्पिन फ्री वाला, स्पिन पेयर वाला, हाई स्पिन, लो स्पिन, तो उन एक ही चीज़ है, वो इनर से ही वो निकलते हैं। अच्छा, पांचवी चीज़ पूछी जा सकती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। छठवीं चीज पूछी जा सकती है,
छठवीं चीज पूछी जा सकती है डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, ये सब सवाल हैं। और सातवीं चीज़ ये पूछी जा सकती है कि अगर पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि डायामैग्नेटिक का मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो होगा, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, इसको डिनोट करते हैं म्यू से। अब म्यू इक्वल टू होता है अंडर रूट n प्लस टू bm, बम बम भोले। bm का मतलब बम बम भोले नहीं है, bm का मतलब है बोर मैग्नेटॉन, बोर को सम्मान मिला है। n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस पे कुछ क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको करवाऊंगा। तो देखिए वीबीटी से ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। अब हम आपको पहला खेल हमको सीखना होता है हाइब्रिडाइजेशन, उसमें क्या है, क्योंकि जब तक हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं सीखेंगे तब तक हम उसमें आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो चलिए पहले मैं देखिए आपको वैसा बताऊंगा प्रॉपर वे में, फिर मैं उसकी आपको शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो देखिए एग्जाम्पल है हमारा K4FeCN6। कॉपी पे नोट करिए, नोट्स बनाइए प्रॉपर क्लासरूम की तरह। ये वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कॉपी में पूरा नोट करिए। ये K4FeCN6, देखिए इस पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe कितना होगा 6। देखिए Fe से 6 CN, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, ये साइनाइड है, 6 लिगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। अच्छा अब हमारे पास देखिए तरीका क्या है। सबसे पहला काम हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, स्टेप 1 कि आप निकालिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, वो है Fe। तो चलिए अगर कुछ भूल भटक गए हो तो मैं सिखा दे रहा हूँ। ये एक कंपाउंड है, इसकी टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 के इक्वल होगी। देखिए इसमें 4 है K, 1 है Fe, 6 है CN। 4 K का प्लस 1 होती है, 1 लिख दिया। Fe की निकालनी है, X हो गई, CN की -1, सॉल्व करेंगे प्लस 2 निकलेगी। ये हमने क्या निकाला, ऑक्सीडेशन नंबर +2 निकाल लिया। मैं पहले एग्जाम्पल में इतना बताऊंगा, अब दूसरे तीसरे एग्जाम्पल में फटाफट बताऊंगा, क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव है। इतना रायता वहाँ फैला के थोड़ा ना लिखोगे, लेकिन पहले पूरा रायता सीखना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्टिव पेपर में रायता समेटना पड़ेगा, तो वो भी मैं बताऊंगा। देखिए X आया +2, इसका मतलब आया Fe आया +2। एक और चीज़ आपको इस क्वेश्चन में जब पूछा जाएगा कोई ऑब्जेक्टिव, तो आपको इसमें 99% चांसेस हैं कोई एटॉमिक नंबर नहीं दिया जाएगा। यू विल नॉट बी गिवन एटॉमिक नंबर ऑफ Fe, सो यू आर सपोज टू लर्न एटलीस्ट डी ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल। डी ब्लॉक याद कर लो, क्योंकि 99% से ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस डी ब्लॉक के होती हैं, इसलिए डी ब्लॉक याद करो। अब डी ब्लॉक कैसे याद करोगे, तो मैंने लिंक में शेयर कर दिया है, आप उसमें पूरी पीरियोडिक टेबल है, उसमें आप डी ब्लॉक का पार्ट याद कर लेना। अच्छा Fe2+, तो अब हमारा स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 2 होता है इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe2+। हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अप्लाई कर रहे हैं। क्या अप्लाई कर रहे हैं? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। किस पे अप्लाई कर रहे हैं? इस पे कर रहे हैं। पहले हमने पता किया कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, फिर ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इसमें Fe है सेंट्रल एटम। Fe की हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाली, वो +2 निकली। उससे हमको मालूम चला Fe यहाँ पर Fe2+ की फॉर्म में। उसके बाद हम Fe का कॉन्फ़िगरेशन, उसके लिए पहले Fe का एटॉमिक नंबर और पहले Fe का कॉन्फ़िगरेशन। जब आप इसका निकालोगे तो ऐसे निकलेगा। अगर कॉन्फ़िगरेशन निकालना नहीं आता है तो मैं उसके लिए भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसका भी लिंक मैं शेयर कर दे रहा हूँ। आप आराम से जाइए, उसको आप पढ़िए कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। आया हमारा 4s2 3d6, ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन टोटल है 26। अब हमको निकालना है Fe2+ का। इलेक्ट्रॉन होगा 24 और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे। ये 4 है, ये 3 है, तो बड़े वाले से निकाला करो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। डायरेक्ट 24 का करोगे तो गलत हो जाएगा। पहले 26 का निकालो, फिर 2 इलेक्ट्रॉन क्योंकि Fe2+ है तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना है इसमें से। तो कहाँ से निकालोगे? जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी ये जो 4 3 लिखा है हाईएस्ट हो, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन 4s0 और 3d6 होगा। देखिए हम यहाँ तक अब पहुँच चुके हैं, स्टेप 2 हमारा हो चुका है। अब हम आते हैं स्टेप 3 में। एक बार कॉपी में लिख लोगे, बस उसी तरीके से आपको बढ़ते जाना है, क्योंकि जब इसका अब अगला जो पार्ट बनेगा उसमें मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं, पहले CFT भी करा दूंगा, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। अगर मुझे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कई क्वेश्चंस मिल गए तो फिर मैं उसको आपको ऑब्जेक्टिव को करवाऊंगा। स्टेप 3, इस स्टेप 3 में ये है कि अरेंज सबशेल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे सीक्वेंस में। अगर आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ से देखिएगा, तो पहले लिखेंगे 3D, पहले क्या लिखेंगे 3d6, फिर आएंगे 4s0 और चौथा शेल है, क्योंकि 4s है तो चौथे शेल में 4s भी होता है, तो 4p भी होता है, 4d भी होता है, 4f भी होता है। लेकिन f को हम नहीं लिखेंगे, इतने इलेक्ट्रॉन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए हमने क्या किया है, कॉन्फ़िगरेशन को पहले लिखा आप बाउ प्रिंसिपल से, और फिर हमने 4 वाले को बाद में लिखा। पहले 3 नंबर आता है ना, तो पहले हमने 3D लिखा, फिर हमने 4s लिखा, और फोर्थ शेल में 4s 4p 4d 4f होता है। फोर्थ शेल इस Fe में खुल चुका है, तो फोर्थ शेल में और भी सब शेल्स होंगे, हाँ वो खाली ज़रूर पड़े रहेंगे, खाली पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हमने बना लिया, इसको बोलते हैं, ये इसका ग्राउंड स्टेट। अब हम इसको ऑर्बिटल्स की फॉर्म में बना लेते हैं। देखिए ये बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया और बना लिया। S में 1 होता है ऑर्बिटल, P में 3 होते हैं, D में 5 होते हैं। ये 3D है, ये 4s है, ये 4p है और ये 4d है, ठीक है। अब हम क्या करें, अब हम इसमें ये करेंगे कि जो 3D है हमारा,
इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो नॉर्मली भरेंगे 2 3 4 5 6 और ये सारे खाली पड़े रहेंगे। अब देखिए ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है इसका काम है। और दूसरी बात कि जो Cn माइनस है, Cn माइनस ये लिखिए अलग से, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। दो बातें चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है और लिगेंड का नेचर क्या है, वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो ये देखिए ये हमारा Cn माइनस स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग है तो उसका असर क्या होगा, वायलेशन ऑफ हुंस रूल। हुंस रूल का यहाँ पर उल्लंघन होगा, हुंस रूल का यहाँ पर वायलेशन होगा, उसका असर, क्योंकि Cn माइनस स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो उसकी वजह से क्या होगा, इसका पेयरिंग हो जाएगी। तो अब ये चेंज हो जाएगा इसका खेल और ये हो जाएगा, इसको सबको इकट्ठा भर दो, ऐसे भर दिया हमने, फिर हमने ये सारे बना लिए। अच्छा, हुन रूल का वायलेशन कराने के बाद अगला काम हमको, क्योंकि अब हम पता करने जा रहे हैं कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, तो देखिए अब आइए कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब है कि 6 लिगेंड इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले हैं, यानी 6 पेयर 6 पेयर will be donated by ligands, so we should have at least 6। हमारे पास कम से कम क्या, एग्जैक्टली 6 हमारे पास में इम्पटी ऑर्बिटल्स होने चाहिए, बिल्कुल खाली। अब वो कहाँ से शुरू करोगे, लेफ्ट से, भरा भरा भरा। अगर इसमें हमको लेना पड़ता तो हम यहाँ से लोन पेयर की जगह बनाते, लेकिन इसमें ये 2 खाली हो गए हैं, इसलिए देखिए यहाँ से मैं देखिए क्रॉस बना रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, ये कोऑर्डिनेशन नंबर का काम हो गया। अब देखिए इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन आ रही है वो आ रही है D2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कैसे, ये 3D है ना, 3D के 2 हो गए तो D2, फिर आया S तो S, फिर आया P के 3। इनका क्या, ये खाली थे पहले भी, खाली पड़े रहेंगे। अच्छा, अभी क्या है कि इसको इसीलिए इनर कॉम्प्लेक्स कहेंगे, क्यों, क्योंकि ये 3D वाला है, इसमें बाहर वाला शेल है 4 वाला, 4 के ऑर्बिटल के साथ साथ 3 वाले भी यूज़ हो रहे हैं, इसलिए इसको इनर कॉम्प्लेक्स। तो ये देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकालनी थी 1 2 3 4 5 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, उसमें या तो D2 sp3 होगी और या फिर वो sp3 D2 होगी। देखिए पहला काम हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हमारी निकल आई, हाइब्रिडाइजेशन हमारी निकल आई। अच्छा, अब उसके बाद हम देखते हैं अगर D2 sp3 है, हाइब्रिडाइजेशन देखिए D2 sp3। अब कोई पूछे ज्योमेट्री, तो भैया ज्योमेट्री तो D2 sp3 में क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, पूछा नहीं जाएगा ऑब्जेक्टिव में, आपको मालूम होना चाहिए। देखो ये है Fe, सिर्फ इतने हिस्से का बनाना है, इसको भूल जाओ, ये Fe है, ये देखो यहाँ Cn, यहाँ Cn, यहाँ Cn, यहाँ Cn, एक ऊपर Cn और एक नीचे Cn, ऑक्टाहेड्रल। बॉन्ड एंगल मालूम है, 4 बॉन्ड एंगल एक्सियल वाले, इक्वेटोरियल वाले 90 डिग्री और 2 ऊपर नीचे वाले 90 डिग्री, वो मैं बता चुका हूँ, वही आपको लिख देना। ये इनर कॉम्प्लेक्स है, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स है, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स है, जोड़ा बना दिया। समझ गए ना, ये सब देखो इतनी सब चीज़ें निकलती जाती हैं, स्पिन पेयर्ड हो गया ये। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पर हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्योंकि मैग्नेटिक बिहेवियर भी देखना है ना,
तो देखो ये जो क्रॉस लगे हुए हैं ये तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन भर देगा दो दो, यहाँ तो होंगे नहीं, इतने हिस्से में चेक करो। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो ये डायमैग्नेटिक। और कोई म्यू पूछ दे √NN+2 डोर मैग्नेटॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसको N को डिनोट करते हैं, ये N हो गया तो 0 हो गया ना। सॉल्व करोगे तो 0 आएगा। इसका मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, मैग्नेटिक मोमेंट इसका 0 है। देखिए एक मैंने आपको एक का तरीका बता दिया, ठीक है। अच्छा एक बिल्कुल अब इसी से मिलता जुलता मैं बनाऊंगा, बल्कि मैं इतना ज़्यादा मिलता जुलता है, इसको आप खुद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। खुद करिए और मुझे कमेंट करिए, बताइए कि इसमें आपने ये पूरा डिटेल क्या निकाला। कम से कम हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक बिहेवियर, ये दो बातें तो बता ही दीजिएगा, हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। कमेंट करिएगा, मैं इंतज़ार करूँगा। देखिए दूसरा एग्जाम्पल है K3FeCN6, क्योंकि बहुत मिलता जुलता है इसलिए मैंने इसको लिया। देखिए तीसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ FeH2O6 2+। कभी कभी नाम से पूछ देते हैं, इसका नाम क्या है, 6 हेक्सा वाटर एक्वा आयरन, ऑक्सीडेशन नंबर +2 है तो सेकेंड, और आगे आयन है ना, तो ये इसका नाम है। चलिए इस पे अप्लाई करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6, सेंट्रल मेटल Fe, लिगेंड वाटर, नंबर ऑफ लिगेंड्स कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड है 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, मतलब लास्ट में हमें खाली ऑर्बिटल में फर्स्ट 6 इम्पटी ऑर्बिटल में क्रॉस मारनी है, उसी से हमको हाइब्रिडाइजेशन मालूम चलेगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो या तो sp3d2 आएगा और या d2sp3 आएगा। मैं आपको बेईमानी के तरीके भी बताऊंगा, लेकिन वो तब बताऊंगा ना जब ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। पहले आप पूरा प्रोसीजर तो सीख लो। अप्लाई करते हैं VVT इसमें। तो चलिए Fe की ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालनी है। अब मैं स्टेप नहीं लिखूंगा, इसकी निकालनी है। लिखा Fe 6H2O+2, Fe माना X, वाटर एक कंपाउंड है उसकी 0 है। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में दिक्कत होती है, उसका आपको डिटेल चाहिए, तो मुझे आप रिक्वेस्ट करिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको उससे रिलेटेड लिंक शेयर कर दूंगा कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें। कुछ काम आपको भी करना होगा। अच्छा तो ये हमारा हुआ x = +2, इसलिए आया ये Fe+2। पहले Fe का कॉन्फ़िगरेशन आएगा 4s2 3d6, फिर Fe2+ का 24, बिल्कुल पुराने की तरह है। ये आया हमें 4s0 3d6। अच्छा फिर क्या करेंगे, फिर हम अरेंज करेंगे पहले 3 वाले फिर 4 वाले, सीक्वेंस में हम अरेंज करेंगे, पहले 3 फिर 4। तो देखिए ये हमारा आया, ग्राउंड स्टेट को लिखेंगे 3d6। थोड़ा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काम करो। अब ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, कितना कहाँ तक लिखोगे, ये हमने लिख लिया। ये देखिए उसकी ग्राउंड स्टेट है 2 3 4 5 6, ये खाली, ये 3 होते हैं, 5 होते हैं, ये भी खाली। अब आप देखिए जो हमारा वाटर है ना, वाटर
वाटर मून 5 में तो है नहीं, जो 5 मैंने बताए थे, तो ये वीक लिगेंड हो गया। वीक लिगेंड हो गया तो इसमें रूल को वो ओबे करेगा, रूल को वो फॉलो करेगा, यानी वायलेशन नहीं होगा। तो इसमें क्या लिख दूँ मैं? नो वायलेशन, मतलब जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो अब आपको क्या करना है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो आपको 6 क्रॉस बनाने हैं। कहाँ से शुरू करना है? लेफ्ट से करिए। फील्ड, हाफ फील्ड, हाफ फील्ड, हाफ फील्ड, हाफ फील्ड। हमें बिल्कुल इम्पटी पहला चाहिए, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 5 6। आप देखिए हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगी। S3P और 2D, तो ये क्या आया? ये आ गया sp3d2 कॉन्फ़िगरेशन। ये आ गया sp3d2 कॉन्फ़िगरेशन, सीधा सीधा। sp3d2 कॉन्फ़िगरेशन के बाद ये हमारा ऑक्टाहेड्रल हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो 3 वाले यूज़ नहीं हो रहे हैं, एस से शुरू हो रहा है, आउटर वाले यूज़ हो रहे हैं। ये हमारा आउटर कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा आउटर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए, n 4, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, तो इसलिए ये हो गया पैरामैग्नेटिक। 4 हैं तो ये हो गया हमारा पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और उसके बाद हमारा आया मैग्नेटिक मूवमेंट √n+2। सॉल्व कर लीजिए, इतने बोर मैग्नेटॉन आया। इस तरीके की हम चीज़ें इसमें से निकाल सकते हैं। ऐसे ही आप कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए करिए, वो भी इनर कॉम्प्लेक्स, आउटर कॉम्प्लेक्स, sp3 होगा या dsp2 होगा। तो ये चीज़ें हमारे लेवल पे थी, तो वो मैंने आपको बता दिया। रही बात इसकी लिमिटेशंस की, विच इज़ एक्चुअली पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, तो वो मैं आपको अगले वीडियो में लिमिटेशंस बताऊंगा, क्योंकि वो CFT के पहले बताने में मज़ा आती है कि CFT क्यों आई, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब एक थ्योरी फेल होती है तब दूसरी थ्योरी आती है, ठीक है। तो अगला वीडियो जो हमारा रहेगा वो होगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। तब तक के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।